हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे वहीं से हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है? क्रोमेटिन मटेरियल। तो देखो, क्रोमेटिन मटेरियल जो है हम लोगों ने कहा था ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना हुआ है ना। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना हुआ मटेरियल है। ठीक है? किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं वो दो कंपोनेंट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? तो देखो, दो पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट है इसका न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? सेकंड पार्ट है प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो गए। अब न्यूक्लिक एसिड कौन से प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो देखो, न्यूक्लिक एसिड यहाँ प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए। दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन भी यहाँ दो प्रेजेंट होते हैं। एक तो हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर है? हिस्टोन प्रोटीन बाय नेचर कैसे होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बाय नेचर कैसे होते हैं? तो देखो, अगर केमिकल नेचर की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है? बेसिक होते हैं। और जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होते हैं। ये तो बात हुई प्रोटीन्स की। अब जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है इनमें से ज़्यादा डीएनए होता है। ठीक है? अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मोर अमाउंट में डीएनए और लेस अमाउंट में आरएनए होता है। समझ गए ना ये पॉइंट? क्लियर है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, दो कंपोनेंट्स के। न्यूक्लिक एसिड डीएनए ज़्यादा होता है, आरएनए कम होता है। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन बेसिक और नॉन हिस्टोन एसिडिक। क्लियर है? ये बात हुई क्रोमेटिन मटेरियल की। अब हम न्यूक्लियस के नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। ठीक है? न्यूक्लियोलस क्या है? देखो, ये एक स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी है। ठीक है? स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी है। क्लियर है? अब मेम्ब्रेनलेस है तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है? इट इज कंटिन्यूअस इन न्यूक्लियोप्लाज्म में मिला हुआ रहता है। ठीक है? कंटिन्यूअस रहता है। हम लोग कंटिन्यूअस की जगह यहाँ कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जिसको डिफरेंशिएट ना किया जा सके। ठीक है? अनडिफरेंशिएटेड रहता है। ये नेचर थे, बेसिक और एसिडिक। क्लियर है? अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसको डिफरेंशिएट ना किया जा सके, अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो न्यूक्लियोलस है ये कैसे बनाया जाता है? तो देखो, फॉर्म्ड बाय NOR। ठीक है? नोर से बनाया जाता है। ये नोर क्या होता है? नोर होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये एक हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होता है। ये एक हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है।
क्लियर है? NOR क्या है? फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो कि एक हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है। ठीक है, इससे बना हुआ होता है क्या? ये क्या बनाता है? NOR न्यूक्लियोलस। क्लियर है? ये NOR बनाता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? तो देखो, इट इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इट इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है which synthesize प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये राइबोसोम की फैक्ट्री है, वो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, वो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कहेंगे हेंस न्यूक्लियोलस इज found abundantly in the cells more related with proteins synthesizing। ठीक है, देखो, ये राइबोसोम बनाता है, यानी न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री बोल सकते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये उन सेल्स में ज्यादातर पाया जाता है, नंबर ज्यादा होते हैं इसके। किन सेल्स में? जहां प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। वो सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, उन सेल्स में न्यूक्लियोलस ज्यादा नंबर में पाया जाता है, अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? समझ गए ना? समझ रहे हो? तो ये बात हुई न्यूक्लियोलस की। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1-2 पॉइंट और हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक तुम ये लपेटो। देखो, क्रोमेटिन मटेरियल की बात होगी, उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात होगी। जल्दी लपेटो। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी न्यूक्लियोलस कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यूक्लियोलस ही डिस्कस करना है। हम लोगों ने क्या कहा है कि ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, और न्यूक्लियोलस ज़्यादातर उन सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियोलस के ज़्यादा नंबर उन सेल्स में देखे जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, जो ज़्यादा हेल्पफुल हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर है ना? समझ गए? तो हम न्यूक्लियोलस ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूक्लियोलस का नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोगों ने कहा राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम जब बनता है, राइबोसोम के 2 मेन पार्ट होते हैं, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो राइबोसोम का आरएनए आरआरएनए और राइबोसोम का प्रोटीन राइबोसोमल प्रोटीन। ये दोनों कहाँ से आते हैं? राइबोसोम के बनते वक्त। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग राइबोसोमल synthesis in nucleolus जब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बन रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए synthesized in nucleus यानी mainly न्यूक्लियोलस कि इसके लिए ज़रूरी आरएनए
यानी राइबोसोमल आरएनए आरएनए कहाँ से सिंथेसाइज होता है, वो भी न्यूक्लियोलस में ही सिंथेसाइज होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ जरूरत पड़ने वाले राइबोसोमल प्रोटीन की कि वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो राइबोसोमल प्रोटीन्स आर synthesized in cytoplasm and transported inside nucleus to nucleolus। क्या किया जाता है, जो प्रोटीन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं और यहाँ से ये न्यूक्लियस के अंदर लाए जाते हैं और न्यूक्लियोलस तक, ठीक है, न्यूक्लियोलस तक लाए जाते हैं। क्लियर है ना, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट क्वेश्चन देता है, इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे। क्लियर है ना, समझ गए। चलो, ये यहाँ पॉइंट कंप्लीट होता है अपने न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो इट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये न्यूक्लियस की मैट्रिक्स है। क्लियर है। ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल से लेकर न्यूक्लियोलस तक। क्लियर है। इट इज स्लाइटली बेसिक, ये स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड्स। in form of triphosphates, यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ। क्लियर है, समझ गए। और यहाँ कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट हियर, यहाँ प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया ना, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे, न्यूक्लियोप्लाज्म के। ये सारे पॉइंट्स किसके थे, न्यूक्लियोप्लाज्म के। कि न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइटली बेसिक होती है, ठीक है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है ये, और सारे एसेंशियल कंपोनेंट इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में, एनटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट और लास्ट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये है अपना न्यूक्लियोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियोलस। जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी लपेटो, जल्दी पॉज करके नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात हुई न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम। सेल की बात हो, सेल में न्यूक्लियस की बात हो, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की बात ना हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। क्लियर है। क्रोमोसोम कैसे बनते हैं,
क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिन मटेरियल से। तो देखो ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये इसमें प्रेजेंट है क्या, क्रोमेटिन मटेरियल। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। पेरिफेरी पे थोड़ा सा डेंसली कंडेंस्ड है तो इसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन, और सेंटर में लूजली कंडेंस्ड है तो इसको बोला जाता है यूक्रोमेटिन। ये है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। और कहाँ है, इन इंटरफेजिक, इन इंटरफेजिक न्यूक्लियस, इन इंटरफेजिक न्यूक्लियस। अब क्या होता है इस क्रोमेटिन मटेरियल के साथ साथ, जैसे सेल डिवीजन करने के लिए आगे फर्दर प्रोसेसेस परफॉर्म करता है तो इसमें भी कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे यहाँ जिलेशन होती है, जिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और मेन यहाँ होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, और होती है कोइलिंग। इन सब प्रोसेस से गुजर करके ये क्रोमेटिन मटेरियल हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, हाईली कोइल्ड हो जाता है, तब जाकर के हमारे पास फॉर्म सामने आती है। किसकी, किसकी फॉर्म सामने आती है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म सामने आती है। ये फॉर्म बनाओ चाहे ये फॉर्म बनाओ, ठीक है, क्लियर है ना, समझ गए। देखो अब बात करते हैं, ये क्या है, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ है, ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ एम फेज, एम फेज के मेटाफेज में, ठीक है, हमें ये क्लियरली नजर आता है, ये क्रोमोसोम क्लियरली नजर आता है, ये वाला फॉर्म नजर आता है क्रोमोसोम का, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड वाला, समझ रहे हो ना, ये फॉर्म हमें क्लियरली नजर आता है ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ एम फेज, क्लियर है। और क्रोमेटिन मटेरियल होता है इंटरफेजिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट, समझ रहे हो। वहाँ न्यूक्लियस नहीं बनाया मैंने क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होती है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे बनते हैं क्रोमोसोम, ऐसे बनते हैं क्या, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखो, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम के डिटेल्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होंगे, ये मैं बना रहा हूँ एक क्रोमोसोम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। दो अलग अलग स्ट्रैंड है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, दो अलग अलग स्ट्रैंड है, दोनों बीच में से कंस्ट्रिक्टेड है, ऐसे पिचका दी हो, जैसे किसी ने पाइप लेकर के बीच में से पिचका दी हो, कंस्ट्रिक्टेड है, और इनके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनके ऊपर यहाँ इस तरह से ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों पे ही, ठीक है, क्लियर है ना। ये तो होगी एक कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ये जो एंडिंग होती है ना इस साइड वाली क्रोमोसोम्स की, यहाँ दूसरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है हमें, यहाँ दूसरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। यहाँ दूसरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम की, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है।
क्लियर है? पहले डायग्राम को ढंग से समझो, प्यार से, मोहब्बत के साथ डायग्राम को समझोगे तो डायग्राम समझ आएगा, नहीं तो घंटा पल्ले नहीं पड़ने वाला ये डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। देखते जाओ। ये क्या है? क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये है क्रोमोसोम का डायग्राम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो तुम्हें डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। क्लियर है? समझे ये डायग्राम यहाँ तक? अब देखो, अब कर लेते हैं इसकी लेबलिंग, अब कर लेते हैं इसको लेबलाइज। क्लियर है? तो देखो ये जो दोनों पार्ट हैं इन्हें कहा जाता है टेलोमियर्स। ठीक है? क्लियर है? और ये जो अगर मैं कहूँ तो एक तरह से तुम लोग कवरिंग कह सकते हो इसे। ठीक है? ये जो कवरिंग वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पेलिकल। ये है पेलिकल, समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो यहाँ हम लोगों ने कहा था कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, उस कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर। कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है काइनेटोमियर। ठीक है? काइनेटोमियर। क्लियर है? समझ गए? अब ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर तो, और इन पे ये प्रोटीन डिस्क काइनेटोमियर प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा बच गया यहाँ, ये बल्जिंग पार्ट, इसको बोला जाता है सैटेलाइट पार्ट। सैटेलाइट पार्ट, जिससे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है? क्लियर है ना? यही वो नोर रीजन है, यही है वो नोर रीजन जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है, न्यूक्लियोलस बनाया जाता है। यही वो नोर रीजन है। ठीक है? यहीं से न्यूक्लियोलस बनाया जाएगा। यहीं से क्या किया जाएगा? न्यूक्लियोलस बनाया जाएगा। देखो यहीं से क्या बनाया जाएगा? न्यूक्लियोलस। क्योंकि ये NOR है, वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोला जाता है, जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोला जाता है, जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है। इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है? क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर की। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोला जाता है क्रोमोनीम। क्रोमोनीम। ठीक है? एक क्रोमोनीम, दूसरी क्रोमोनीम, तो ये नंबर में 2 होती हैं। सेंट्रोमियर भी नंबर में 2 होते हैं, काइनेटोमियर भी नंबर में 2 होते हैं। ठीक है? अब देखो इस क्रोमोनीम पे प्रेजेंट ये जो ये थोड़े से डार्क या डॉटेड या बीड्स इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। क्लियर है? अब क्रोमोनीम बने किस चीज के होते हैं यही क्लियर कर लेते हैं। क्रोमोनीम बने हुए हैं, ये है क्या एक्चुअल में? वन क्रोमोनीम, वन क्रोमोनीम
इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 1 क्रोमोनिम इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 क्रोमोनिम इक्वल टू 2 डीएनए मॉलिक्यूल, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब क्रोमोमियर क्या होते हैं? क्रोमोमियर होते हैं क्रोमोनिम में कुछ जगह डीएनए हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो ये हैं हाईली कंडेंस्ड डीएनए पार्ट, हाईली कंडेंस्ड डीएनए वाले हिस्से हैं, क्लियर है, समझ गए ना। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। तो ये क्रोमोसोम का जस्ट एक स्ट्रक्चर है। अभी हम लोगों ने डिटेल कंप्लीट नहीं किया स्ट्रक्चर की, डिटेल हम लोग अब देखेंगे। तुम तब तक ये निपटाओ, ये स्ट्रक्चर निपटाओ, वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं ये ऊपर वाला हिस्सा रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, तो क्रोमोसोम को तो रख लेते हैं, यही पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रोमियर क्या है पहले तो यही डिस्कस करते हैं हम लोग। सेंट्रोमियर क्या है? तो सेंट्रोमियर हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, क्लियर है। और ये एसेंशियल है, एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है, क्लियर है, एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट कि ये एक्रोमेटिन पार्ट होता है, इसको एक्रोमेटिन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। रीजन ऐसा क्यों बोलते हैं तो देखो, बिकॉज क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन does not doesn't condense here, doesn't condense here, क्रोमेटिन यहाँ कंडेंस नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्रोमेटिन पार्ट, ठीक है, एक्रोमेटिन पार्ट। ये हो गया क्या? सेंट्रोमियर, जो नंबर में होते हैं 2। अब पेलिकल क्या है? पेलिकल एक डेलिकेट कवरिंग है, ठीक है, डेलिकेट आउटलाइन है, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेनलेस ही होता है, ठीक है, क्रोमोसोम तो मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेन तो होती नहीं, तो जस्ट एक आउटलाइन है पेलिकल, क्लियर है। और ये है प्रोटीन रिच मैट्रिक्स, मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, जिसके अंदर ये क्रोमोनिम प्रेजेंट है ना, ये क्रोमोसोम की ये मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है, ये है प्रोटीन रिच मैट्रिक्स, प्रोटीन रिच मैट्रिक्स, प्रोटीन रिच मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीलोमर्स की, टीलोमियर, टीलोमियर, टीलोमियर क्या है, ठीक है, टीलोमियर क्या है? तो टीलोमियर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना, टीलोमियर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना। ये क्रोमोसोम के टेल एंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है? टेल एंड, टेल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के टेल एंड है, ठीक है, जहां पर इनका ये हिस्सा एंड होता है, ये वाला हिस्सा जहां एंड हो रहा है ना, वो टेल एंड्स हैं क्या? टेलोमियर्स, ठीक है। और यहां पर टेलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, टेलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट यही टेलोमियर्स गुएनिन रिच होते हैं, गुएनिन रिच होते हैं, ठीक है, गुएनिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है इनके अंदर, क्लियर है। ये टेलोमर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आ जाओ
काइनेटोमियर पे। अब आ जाओ काइनेटोमियर पे, ठीक है। काइनेटोमियर क्या होते हैं? काइनेटोमियर होते हैं टू प्रोटीन डिस्क, प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट रहती है, सेंट्रोमियर को कवर करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका कि स्पिंडल फाइबर अटैच हियर, स्पिंडल फाइबर यहां अटैच होते हैं। ये काइनेटोमियर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काइनेटोमियर का क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पिंडल फाइबर्स आकर के इनसे जुड़ते हैं, समझ गए। वही स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल बनाता है, सेंट्रियोल प्रोड्यूस करता है, वो आकर के इन काइनेटोमियर से जुड़ते हैं। क्लियर है? समझ गए। अब ये क्या हो रहा है? ये यहाँ नोर से, जो कि एक हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, नोर क्या है? एक हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, यहां से अराइज हो रहा है क्या? न्यूक्लियोलस। क्या अराइज हो रहा है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्लियर है? समझ गए। अब ये जो सैटेलाइट पार्ट बचा, इस सैटेलाइट पार्ट से स्पेशल डीएनए बनता है, ठीक है। यहां पर जो प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल, उनको स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं? उनको स्पेशली कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, या फिर इस क्रोमोसोम को, ठीक है, इस क्रोमोसोम को या क्रोमोसोम के इस हिस्से को, या फिर मैं कहूँ वो क्रोमोसोम जिसमें ये सैटेलाइट पार्ट या सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट हो, उसे सेट क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ है। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मैं अभी कह देता हूँ, ये नॉन एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है। क्लियर है? और इसके बाद जो पार्ट बचता है क्रोमोसोम का, वो सैटेलाइट बॉडी या सैटेलाइट पार्ट कहलाता है। क्लियर है ना? समझ गए। अब इसी से सेट क्रोमोसोम बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम की थोड़ी बहुत डिटेल है, जल्दी से लपेटो इसे, वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी हो गया? चलो अब क्रोमोसोम के एक दो बचे हुए पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स और पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन थी। देखो, अब ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेट बॉडी होती है, सैटेलाइट बॉडी होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैविंग सैटेलाइट पार्ट या सैटेलाइट बॉडी आर known as सेट क्रोमोसोम्स। उन्हें सेट क्रोमोसोम बोला जाता है, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है। और सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस बनाते हैं, ठीक है। एंड दीज सेट chromosomes form nucleolus
यही सेट क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस बनाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 5 सेट क्रोमोसोम्स। 5 सेट क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से क्रोमोसोमल पेयर हैं? 13th क्रोमोसोम, 14th क्रोमोसोम, 15th क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम एंड 22nd क्रोमोसोम। ये जो 5 पेयर है ना, ये क्या है? ये सेट क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है? ये सेट क्रोमोसोम है, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम है, जिनसे क्या होगा? जो न्यूक्लियोलस बनाएंगे, जो न्यूक्लियोलस को अराइज करेंगे, फॉर्म करेंगे, वो सेट क्रोमोसोम्स हैं। ये क्लियर है ना? समझ गए? चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्रोमोसोम के टाइप्स देखेंगे। पॉइंट क्या है? देखो, हम लोगों ने क्रोमोसोम बनाया, देखो हम लोगों ने क्रोमोसोम बनाया। अब क्रोमोसोम के हम लोगों ने इस तरह से 2 स्ट्रैंड बनाए थे, 2 पार्ट किए थे, तो देख लेते हैं, ठीक है? एक केस में तो हम दोनों पार्ट्स को लेकर के चलेंगे और एक केस में एक सिंगल पार्ट को, ठीक है? एक केस में तो एक सिंगल पार्ट को और एक केस में हम लोग दोनों पार्ट्स को लेकर के चलेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है, देखो यहाँ क्या है? यहाँ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे काइनेटोमियर प्रेजेंट है, कंस्ट्रक्शन पे काइनेटोमियर प्रेजेंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा का पूरा कहलाता है एक क्रोमोसोम। अगर मेटाफेजिक क्रोमोसोम की बात हो रही हो तो पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम कहलाता है, जिसमें ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड होंगी, ठीक है? या फिर इनको हम लोग कह सकते हैं एक के अंदर एक क्रोमोनिम, दूसरे के अंदर दूसरी क्रोमोनिम, तो ये 2 क्रोमोनिम है। क्या है? 2 क्रोमोनिम, 2 क्रोमोनिम, 2 क्रोमोनिम है। या फिर मैं कह सकता हूं 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है? 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 डीएनए मॉलिक्यूल। यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे काफी बार, ठीक है? अब देखो ये एक सिंगल है, सिंगल को क्या कहेंगे? सिंगल को पहली बात तो हाफ क्रोमोसोम बोलते हैं, हाफ क्रोमोसोम, ठीक है? नेक्स्ट एक क्रोमेटिड है, एक सिंगल क्रोमेटिड है और एक सिंगल ही क्रोमोनिम है, एक सिंगल ही क्रोमोनिम है और एट लास्ट एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से पार्ट्स को डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है? हो गया ना पॉइंट क्लियर? समझ गए होगी अब तो, कोई डाउट नहीं? चलो ये था क्रोमोसोम का लास्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम की टाइप्स। पहले जल्दी से लपेटो, फिर टाइप डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम के टाइप्स की। क्रोमोसोम्स की टाइप डिस्कस करनी है, ठीक है? वैसे तो क्रोमोसोम्स बहुत टाइप के होते हैं, बट हम लोग सिर्फ एक बेसिस पे डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के टाइप, जो अपने सिलेबस में है। हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की टाइप्स की, ठीक है? और टाइप्स भी कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, या फिर प्रेजेंस की जगह मोर करेक्ट कहूँ था पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन।
पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग टाइप्स। ठीक है, तो देखो टाइप में पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जिनमें सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट इन मिड ऑफ क्रोमेटिड के मिड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमेटिड के मिडल पार्ट में प्रेजेंट होगा। देखो कैसा होता है ये दिखने में। अगर मैं बात करूं तो दोनों क्रोमेटिड की दोनों आर्म बिल्कुल बराबर होंगी, इतनी लंबी ये होंगी, इतनी लंबी ये होगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, इतनी ही आर्म ये है और इतनी ही आर्म ये है। ठीक है, इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह अरेंज करेंगे तो हम लोग याद रखने के लिए कह देते हैं कि ये वी शेप के क्रोमोसोम होते हैं, ये वी शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप्ड होते हैं। फिर सेकंड टाइप होते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होंगे? तो देखो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जहां सेंट्रोमियर slightly moves toward one pole, थोड़ा सा एक पोल की तरफ होता है। ठीक है, स्लाइटली मूव्स बोल दो या स्लाइटली प्रेजेंट बोल दो, प्रेजेंट टुवर्ड वन पोल। ठीक है, थोड़ा सा एक पोल की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी एक आर्म तो बड़ी होगी और एक आर्म छोटी होगी, इस तरह से होगा। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। इस फॉर्म को क्या बोलते हो? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल शेप्ड क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है? समझ गए सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? सेंट्रोमियर is present near one pole। एक पोल के ज़्यादा नज़दीक होगा, पोल के नज़दीक प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, बट पोल पे नहीं होता, नोट एट द एंड पे नहीं होगा, एंड या पोल पे नहीं होगा, पोल के पास होगा। ठीक है, पोल के पास प्रेजेंट होता है। पोल के पास प्रेजेंट होता है तो स्ट्रक्चर कैसी आएगी? देखो स्ट्रक्चर इस तरह की आएगी, एक आर्म तो ज़्यादा बड़ी होगी और एक आर्म छोटी सी होगी, कतई छोटी हो जाएगी, जहर छोटी। ठीक है, पोल के पास होगा तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह। तो इसको हम लोग बोलेंगे, कैसी शेप बनी है? ये बनी है इंग्लिश के छोटे जे जैसी। ठीक है, स्मॉल जे शेप्ड। क्लियर है? 3 टाइप के हो गए। अब लास्ट है फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। फोर्थ टाइप का जो क्रोमोसोम है वो है टीलोसेंट्रिक
टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टाइप में क्या होता है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन वन पोल, एक पोल पे जाकर के बैठ जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है, पोल बोल दो या एंड बोल दो, एक ही बात है। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? तो एक आर्म तो कतई जहर बड़ी होगी और एक आर्म कतई जहर छोटी सी होगी, दिखेगी भी नहीं, इतू सी होगी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कतई छोटी सी आर्म है। ठीक है, इतनी भी नहीं, इतनी सी का दिख नहीं रही ना, इसीलिए बनाई है। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? कैसी शेप है ये शेप है इंग्लिश के स्मॉल आई जैसी, स्मॉल आई शेप्ड, स्मॉल आई शेप्ड क्रोमोसोम। तो टोटल 4 तरह के क्रोमोसोम हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, कौन कौन से? देखो, फर्स्ट मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंटर में होगा, मिड पोर्शन में होगा, तो दोनों आर्म बराबर होंगी, वी शेप्ड क्रोमोसोम बनेंगे, वी शेप्ड। ठीक है, ये कैसा बनेगा? सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा खिसक जाएगा, इसका दिमाग भटक गया, थोड़ा सा दिल की सुन के एक तरफ आ गया, एक पोल की तरफ, यानी सेंटर से थोड़ा सा पोल की तरफ चल पड़ा, तो एक आर्म थोड़ी छोटी, एक आर्म बड़ी हो जाएगी, यानी एल शेप्ड हो जाएगा। क्लियर है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? पोल की तरफ जाता 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 कतई पोल की तरफ चला गया, बट पोल पे नहीं पहुंचा, एंड पे नहीं पहुंचा है, एंड के पास पहुंचा है, तो एक आर्म तो काफी बड़ी, एक आर्म काफी छोटी हो जाएगी। इस तरह अरेंज हो सकती है, तो हम बोलते हैं जे शेप्ड होता है। ठीक है, और ये वाला यहां तो कतई बौखला गया और पोल पे ही पहुंच गया, एंडिंग पे ही। ठीक है, एंड पे पहुंच के रुक गया और लास्ट में इतू सी आर्म बच गई छोटे वाली, तो ये जैसे लग रहा है कि आई के ऊपर, डंडे के ऊपर बिंदी लगा रखी है, छोटी आई जैसा शेप हो गया क्रोमोसोम का। तो ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 4 तरह के क्रोमोसोम है। यहाँ क्रोमोसोम का पार्ट होता है एंड। और देखो, इसी के साथ सेल बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी का, जो कि है सेल डिवीजन। अब इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? उसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने कंप्लीटली क्लियर कर लिया है। ठीक है, इस लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीजन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट का। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीजन। चैप्टर है अपना सेल डिवीजन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि सेल किस तरह से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और अरेंज्ड होता है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है, किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है सेल की, खुद को सेल मेंटेन कैसे रखता है। क्लियर है? वो सब कुछ डिस्कस कर लिया, सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि सेल के नंबर कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, सेल के नंबर कैसे बढ़ते हैं, यानी सेल डिवाइड कैसे करता है, वो देखना है। क्लियर है? तो चैप्टर है सेल डिवीजन। इसका सबसे पहला पॉइंट सेल डिवीजन का है कि यहाँ सेल साइकिल चलती है। सेल साइकिल। अब सेल साइकिल है क्या? तो देखो, सेल साइकिल को अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इंक्लूड्स जेनेटिकली कंट्रोल्ड orderly sequential events like cell growth, DNA डुप्लीकेशन, या फिर तुम लोग कहो तो DNA रेप्लिकेशन, DNA डुप्लीकेशन या DNA रेप्लिकेशन, एंड सेल डिवीजन।
एंड सेल डिवीजन। देखो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्डरली सीक्वेंशियल इवेंट्स का एक फिनोमिना है, ठीक है। एक ऐसा फिनोमिना है जहां जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट्स परफॉर्म होंगे एक फिक्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, क्लियर है, एक डिसाइडेड मैनर में परफॉर्म होंगे, जिससे क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट फिर सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवाइड करेगा, ये सेल साइकिल कहलाती है, ये सेल साइकिल कहलाती है। अब देखो सेल साइकिल में पार्ट्स, जैसे हम लोगों ने कहा सेल ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन और सेल डिवीजन, ये तीनों पार्ट डिस्कस करने हैं। तो देखो पहले कि सेल ऐसा क्यों करता है, सेल ऐसा क्यों करता है, तो देखो ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ एंड डिवीजन आर two basic features of cells, या फिर मैं कहूँ ऑफ ऑर्गेनिज्म भी, तो भी ये गलत नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल में बेसिक फीचर होता है कि वो ग्रोथ करेगा और वो डिवाइड करेगा, ठीक है, वो ग्रोथ करेगा और डिवाइड करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, नंबर इंक्रीज करेगा, अपने जैसे डॉटर इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करेगा, अपने जैसे डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हर सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी रहती है। तो देखो अब इसके जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेल ग्रोथ है, सबसे पहले सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सेल ग्रोथ इंक्लूड्स सेल ग्रोथ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो देखो सेल ग्रोथ इंक्लूड ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। किस तरह की ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट, यानी अमाउंट इंक्रीज होगी, अमाउंट बढ़ेगी, अमाउंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो तुम लोग ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बोल दो या इंक्रीमेंट इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, क्लियर है। पहला, इससे क्या होगा, साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज, साइज ऑफ सेल का साइज बढ़ जाएगा, क्लियर है, साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेली, all cell organelles and DNA duplication या फिर रेप्लिकेशन, जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा समझ आई। देखो पहला पार्ट सेल ग्रोथ में क्या होता है, सेल ग्रोथ इंक्लूड्स ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में ग्रोथ होगी, कैसी ग्रोथ होगी, अमाउंट इंक्रीज होगी, जिससे साइज ऑफ सेल इंक्रीज, सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी उन सब का डुप्लीकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो जाएगा, ये सेल ग्रोथ में इंक्लूड होता है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो हम लोगों ने इसी में काउंट कर लिया। उसके बाद बारी आती है सेल डिवीजन की। तो अब देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। पहले समझो सेल साइकिल, जो सेल डिवीजन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट या सबसे मेजर पॉइंट है, वो क्या होता है, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्डरली सीक्वेंशियल इवेंट्स का एक फिनोमिना है, जिसमें सेल ग्रोथ होगी, डीएनए डुप्लीकेट होगा और सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। रीजन, क्योंकि ग्रोथ और डिवीजन हर सेल की, हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट सेल ग्रोथ जो होती है, सेल ग्रोथ में क्या क्या होता है, सेल ग्रोथ में सेल के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में इंक्रीमेंट होती है, सेल का साइज बढ़ता है, सारी सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होती हैं, मतलब कॉपी बनती है सबकी, और डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमें देखना है कि सेल डिवाइड कैसे होता है, तो तुम लोग ये निपटाओ,
फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, जल्दी लपेटो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हो गया, चलो तो ये पॉइंट है सेल ग्रोथ से रिलेटेड। अब हम सेल देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे करता है, ग्रोथ होने के बाद सेल डिवाइड कैसे करेगा। ठीक है, ग्रोथ होने के बाद सेल डिवाइड कैसे करेगा। तो देखो देन सेल ग्रोथ के बाद देन बाय genetically controlled, then by genetically controlled orderly sequential events, orderly sequential events the cell divides, the cell divides as such that equal amount of genetic material acquired into daughter individuals या डॉटर सेल्स बोल दो। ठीक है, तो देखो जैसे सेल ग्रोथ होती है उसके बाद सेल जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्डरली सीक्वेंशियल इवेंट्स के थ्रू, ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर के जेनेटिकली कंट्रोल्ड फेजेस के थ्रू डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डुप्लीकेट हुआ था, मतलब दो कॉपी बन गई थी, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल चला जाए किसके पास, डॉटर इंडिविजुअल्स के पास। डॉटर इंडिविजुअल्स दोनों इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल एक्वायर कर लें, इस तरह से सेल डिवाइड करता है, इस फिनोमिना से सेल डिवाइड करता है। क्लियर है, तो ये है सेल डिवीजन। ये क्या है, सेल डिवीजन। तो देखो सेल डिवाइड कर रहा है, बात मान ली, बट इसका जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों डॉटर इंडिविजुअल्स में। दोनों क्या, जितने भी डॉटर इंडिविजुअल्स होंगे उन सभी के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मटेरियल का इक्वली डिवाइड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। अब ये जितनी भी प्रोसेसेस हुई हैं, जैसे सेल ग्रोथ है, डीएनए रेप्लिकेशन है और सेल डिवीजन है, ये सारी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी जरूरी है। ठीक है, these all processes should be coordinated because it is essential that the daughter cells या फिर मैं कहूं that each daughter cell each daughter cell must have a complete copy of genetic
मटेरियल, अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये सारी प्रोसेसेस कोऑर्डिनेट मैनर में हो, ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है, दीज ऑल प्रोसेसेस शुड बी कोऑर्डिनेटेड बिकॉज इट इज़ एसेंशियल। ये ज़रूरी है इन सारी प्रोसेस का एक कोऑर्डिनेट मैनर में होना। क्यों ज़रूरी है? ताकि हर डॉटर इंडिविजुअल के पास एक कॉपी जेनेटिक का, एक कंप्लीट कॉपी जाए, एक कंप्लीट कॉपी जाए जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। किसी के पास किसी तरह की कोई कंसिक्वेंसेस ना आ जाए, ठीक है। एक कंप्लीट कॉपी हर डॉटर इंडिविजुअल, हर डॉटर सेल के पास जानी चाहिए, ठीक है। 2 कॉपी बनी है तो 2 इंडिविजुअल्स के पास एक एक कॉपी चली जाए, 4 कॉपी बनी है तो 4 इंडिविजुअल्स के पास एक एक कॉपी चली जाए, ठीक है। 8 कॉपी बनी है तो 8 इंडिविजुअल्स के पास एक एक कॉपी चली जाए। तो हर डॉटर इंडिविजुअल के पास एक कंप्लीट कॉपी होना जेनेटिक मटेरियल का जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इन सारी प्रोसेसेस को एक कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर है? समझ गए? लपेटो ये पॉइंट, जल्दी जल्दी लपेटो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हुई है बात सेल साइकिल की इंट्रो की, ठीक है, जो अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ है। देखो नेक्स्ट पॉइंट कि क्या सभी सेल डिवाइड होने में, सभी सेल डिवीजन में एक जितना ही टाइम लेते हैं? एक जितना ही टाइम लेते हैं क्या? ठीक है, तो ये देखना है, ये पॉइंट डिस्कस करना है। देखो टाइम पीरियड of cell cycle, time period of cell cycle is different for different cells। अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है सेल साइकिल का, ठीक है। किसी में कितनी देर की होगी, किसी में कितनी देर की होगी। अगर हम एग्जांपल लेकर के बात करें, एग्जांपल सबसे पहले खुद को ही रख के देख लेते हैं। ह्यूमन सेल इन कल्चर, अगर ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, अगर कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल रखा है, वो कितने टाइम में डिवाइड करेगा? तो देखो ह्यूमन सेल कल्चर मीडियम में टाइम लेता है 24 आवर्स, 24 आवर्स यानी अ लॉन्ग डे। क्लियर है? और 24 आवर्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें कि कितना टाइम कब लगा, तो 23 आवर्स, ठीक है, का एक सेट बनता है और 1 आवर का एक सेट बनता है, ठीक है। 23 आवर्स किस में लगे और 1 आवर में क्या हुआ? तो देखो 23 आवर्स लगते हैं इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, चलो यहां नहीं लिखते, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट कर दिए, 23 आवर्स और 1 आवर। 23 आवर्स लगे हैं इंटरफेज में, ठीक है, इंटरफेज के दौरान। और ये जो 1 आवर है, 1 घंटा है, ये लगा है एम फेज में, एम फेज में। क्लियर? समझ गए? ये 2 फेजेज हैं सेल साइकिल के। हमें यहां से ये चीज पता चल गई, क्योंकि पूरी सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट हो रही थी। अब 24 घंटे के 2 पार्ट हो गए, मतलब सेल साइकिल के 2 पार्ट हो गए, तो इंटरफेज और एम फेज। क्लियर है? ये तो ये हमारी बात। अब अगर हम एग्जांपल ले यीस्ट सेल का, यीस्ट सेल जो एक फंगस है, यीस्ट सेल कितना टाइम लेती है? तो यीस्ट सेल कल्चर मीडियम में टाइम लेगी अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट, 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट में डिवाइड कर जाएगा सेल, यीस्ट का सेल 90 मिनट में ही डिवाइड कर जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? तो ये टाइम पीरियड सबका अपना अपना अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सबकी सेल साइकिल का टाइम पीरियड सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। क्लियर है? ये नोट डाउन कर लो जल्दी।
नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां से हमें क्या पता चला कि सेल साइकिल को हम लोग दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो दो पार्ट कौन से हैं? तो देखो सेल साइकिल, इट कैन बी ब्रॉडली divided into two phases. It can be broadly divided into two phases. ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है यहाँ इंटरफेज, इंटरफेज क्लियर है। सेकंड है एम फेज, एम फेज। अब देखो मैं सेल साइकिल बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझना इस चीज़ को, क्योंकि नीट ने इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा था 2020 में। 2020 T20 की बात नहीं कर रहा, 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो नीट ने इसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा था, जस्ट जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है? ये सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल है। और सेल साइकिल को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो देखो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा यार, क्या बात है? देखते जाओ। इस तरह से सेल साइकिल को डिफरेंशिएट किया जाता है। किन किन फेजेस में? तो देखो ये जो फेज है ये एक फेज है, और ये है सेकंड फेज, ये है सेकंड फेज। ठीक है, सेल साइकिल का। तो देखो ये फेज क्या आता है? ये इंटरफेज कहलाता है। ये है इंटरफेज, इंटरफेज। हम लोगों ने कहा था ना कि हमारे केस में, ह्यूमन सेल के केस में कितना टाइम लगता है इंटरफेज में? 24 आवर्स, 24 में से 23 आवर्स। और ये जो बच गया ये हिस्सा है एम फेज। ठीक है, ये हिस्सा है एम फेज। एम फेज में लगता है 1 घंटा, 1 आवर। तो इसी बेसिस पे मैंने सेल साइकिल के टाइम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। जो इंटरफेज है वो फर्दर डिवाइड होता है सब फेजेस में। कितने सब फेजेस में? वो फर्दर डिवाइड होता है 3 सब फेजेस में। ठीक है, 3 सब फेजेस कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, तीन सब फेजेस कौन कौन से हैं? पहला है G1, G1 रावण वाला नहीं, ये G1 है। सेकंड है S फेज, और थर्ड है G2 फेज। क्लियर है? 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है पूरा का पूरा इंटरफेज। क्लियर है? और इसी तरह M फेज भी सब फेजेस में डिवाइड होता है। कितने सब फेज होते हैं? तो देखो ध्यान देना, कितने सब फेज हैं? पहला है प्रोफेज, प्रोफेज। सेकंड है मेटाफेज, सेकंड है मेटाफेज। थर्ड है एनाफेज, एनाफेज। और फोर्थ है टीलोफेज, टीलोफेज। क्लियर है? ये 4 फेजेस हैं। ये किसका पार्ट है? ये जो 4 फेज है ना, ये तो पार्ट है, ये 4 फेजेस तो पार्ट है किस चीज का?
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 4 फेजेस पार्ट हैं के का। अब ये के क्या है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये बचा हुआ हिस्सा है सी के मीन्स साइटोकाइनेसिस, ये बचा हुआ हिस्सा है सी के। तो के का मतलब क्या था? के का मीनिंग होता है कार्योकाइनेसिस। क्लियर है? समझ आ रहा ना? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये 4 जो फेज हैं ये कार्योकाइनेसिस में काउंट किए जाते हैं। कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन में, जबकि ये जो हिस्सा है ये है साइटोकाइनेसिस, सेलुलर डिवीजन का। क्लियर है? समझ गए? अब देखो यहां पर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, मतलब इस स्टेज पे ऑल ओवर क्या हुआ है? ऑल ओवर सेल ही डिवाइड हो गया। दो डॉटर इंडिविजुअल्स में सेल ही डिवाइड हो गया। ठीक है? पूरा का पूरा। समझ गए? ये इस जगह होता है। क्लियर है ना? समझ रहे हो? तो देखो क्या हुआ कि इंटरफेज सबसे लंबा फेज था। अगर मैं कहूं तो इंटरफेज कितना टाइम लेता है? तो एक्वायर 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल का 95% टाइम तो इंटरफेज ही ले लेता है। बेचारे एम फेज के पास क्या बचता है? 5% टाइम। तो एक्वायर 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल का 5% टाइम ले पाता है। ठीक है? कार्योकाइनेसिस क्या है? कार्योकाइनेसिस है न्यूक्लियर डिवीजन। समझ गए? क्लियर है? और ये क्या है? जीवन है, जीवन को कहा जाता है गैप फर्स्ट फेज। एस है सिंथेसिस फेज। क्लियर है? और G2 है गैप सेकंड फेज। क्लियर है? तो ये ये पूरी सेल साइकिल यहां हो गई है एक तरह से, बट नीट ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा था। नीट ने इसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आसान सा क्वेश्चन पूछा था, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था, बट वो आया नहीं किसी को। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। देखो क्या पूछा था, जो पूछा था ना वो टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। जो चीज नीट ने पूछी थी उसे टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। कैसे? नीट ने पूछा था कि ये तो चलो सेल जिसको डिवाइड करना हो वो काम करके पूरा अपना चला गया, ठीक है, सेल का डिवीजन हो गया, हम लोगों ने बात मान ली। जिस सेल को डिवाइड ना करना हो वो क्या करेगा? जिस सेल को डिवाइड ना करना, यानी एक सेल बना, ठीक है, ये डॉटर इंडिविजुअल बने, इनमें से एक को डिवाइड ना करना हो तो क्या करेगा? सेल यहां से बाहर निकलेगा ना, इस सेल साइकिल से बाहर निकलेगा, सेल साइकिल को छोड़ेगा, तभी तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, रुकेगा डिवाइड होने से। ठीक है ना? अगर सेल साइकिल में रहा तो फर्दर घुमा के उसको 2 टुकड़ों में बांट देगा, डिवाइड कर देगा सेल साइकिल। तो क्लियर है? तो वो क्या करता है? तो टीचर बताते हैं कि यहाँ साइटोकाइनेसिस के बाद एक छोटा सा यहाँ फेज होता है जिसका नाम G0 है, ठीक है, और वो इसमें इंटर कर जाता है, ये रेस्टिंग फेज है, और यहाँ से वो डिवीजन नहीं कर पाता। बट ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। घंटा घुसता है जी फेज में, कुछ नहीं जाता। होता क्या है? देखो, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता ना, डिसाइड कर लिया कि मुझे फर्दर डिवीजन नहीं करना, ठीक है, एक बार में बन गया, बस बन गया, मैं ही रहूंगा, मैं जनसंख्या नहीं बढ़ाऊंगा, तो वो क्या करता है? वो सेल क्या करता है? वो कुछ टाइम तो ग्रोथ फेज में गुजारता है, जीवन में कुछ टाइम गुजारेगा, ठीक है, कुछ टाइम जीवन में गुजारेगा। वही बात है कि कुछ समय तो गुजारो गुजरात में, वो वाली बात है। कुछ समय तो ये गुजारेगा जीवन में, फिर ये क्या करेगा? फिर ये जीवन से निकलेगा,
फिर ये G1 से निकलेगा, G1 से निकल करके कहाँ जाएगा, G1 से निकल करके जाएगा ये क्योसेंट स्टेज, एक रेस्टिंग फेज में, जो कि यहाँ होती है। इसको हम S से दिखाएं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो टीचर्स बताते हैं या जो बुक ने भी शायद डायग्राम एक दे रखा है ऐसा, वो गलत है, ठीक है। उससे कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता। एक्चुअल सेल साइकिल का डायग्राम ये होता है। और क्या करता है, जिसको डिवीजन नहीं करना होता ना, जो सेल यानी ये डॉटर इंडिविजुअल है, ये ग्रोथ फेज में आ गया और इसको डिवाइड नहीं करना फर्दर, ये सेल साइकिल में इंटर तो कर गया, फर्दर इसे डिवीजन नहीं करना, डिवीजन नहीं करना तो ये यहाँ चला जाएगा इस स्टेज में। इसे कहा जाता है जी नोट फेज, जी नोट स्टेज, ठीक है। जी नोट है क्यूसेंट स्टेज, समझ गए, रेस्टिंग फेज। और यहां से फिर ये सेल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये सेल क्या हो गया, ये ऐसा सेल हो गया, सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर डिवीजन नहीं करेगा। निकला नहीं है, मैंने बताया है जी नोट में जो सेल चला गया ना, जो सेल जी नोट में चला गया वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। बट ये इस तरीके से क्यों गया, अबे भाई नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको कुछ तो ग्रोथ होगी ना उसकी, तभी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लायक होगा। तो सेल है नया नया बनाया, कुछ टाइम ग्रोथ करेगा वो, ऐसे सेल साइकिल नहीं छोड़ सकता और रास्ता भी नहीं है छोड़ने के लिए कहीं। तो क्या करता है, कुछ टाइम तो ग्रोथ करता है, फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ तुझे डिवाइड नहीं करना फर्दर है, तू इसके लिए नहीं बना है, तू तो एक बार आया था आकर के चला गया, तुझे जनसंख्या नहीं बढ़ानी। तो वो क्या करेगा, वो जी नोट फेज में घुस जाएगा। जी नोट फेज में जो सेल घुस गया वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जी नोट क्या है, जी नोट फेज क्या है, जी नोट फेज क्या है, जी नोट फेज रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, क्यूसेंट स्टेट है, जहां पर जाके क्यूसेंट्स आ जाती है सेल के अंदर, ठीक है। सेल रेस्टिंग में चला जाता है, रेस्ट करता है, फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता। क्लियर है, तो लपेटो जल्दी से इसे, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 29 हो गया। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर लिया, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इन्हीं दो फेजेस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं दो फेजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे पॉइंट्स देखेंगे, हर एक सब फेज की डिटेल स्टडी होगी, ठीक है। तब जाकर के पता चलेगा हमें सेल किस तरह से डिवाइड करता है। क्लियर है, और सेल डिवीजन के जो दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सेल साइकिल का बचा हुआ पोर्शन क्लियर है। लास्ट लेक्चर में सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और सेल साइकिल में क्या डिस्कस कर लिया था, सेल साइकिल में क्या डिस्कस कर लिया था, सेल साइकिल में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि इसके दो पार्ट होते हैं या दो फेजेस में डिवाइड है ये, ठीक है। इंटरफेज एंड एम फेज। तो पहले तो समझो इंटरफेज और एम फेज हैं क्या, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इंटरफेज से, ठीक है। पहले हम पोर्शन कौन सा डिस्कस करेंगे, इंटरफेज। सबसे पहले इंटरफेज। इंटरफेज कैसा फेज है, ये इसको हम लोग कहेंगे फेज बिटवीन टू सिक्वेंशियल एम फेज, टू सिक्वेंशियल एम फेजेस। दो सिक्वेंशियल एम फेजेस के बीच का जो फेज है ना वो इंटरफेज है। अब देखना तुम लोग समझना क्या हो रहा है, एक सेल था, ठीक है। सेल ने साइज में ग्रोथ की, सेल ने खुद का साइज बढ़ाया और फिर डिवाइड कर गया, दो डॉटर सेल्स बना दिए, ठीक है। इस साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो डॉटर सेल्स का साइज। तो देखो दो डॉटर सेल बनाए और डॉटर सेल ने क्या किया,
डॉटर सेल ने फर्दर साइज में इंक्रीमेंट किया, यानी जिसको हम सेल ग्रोथ बोलते हैं, और फिर इसने फर्दर डिवीज़न किया, इसने फर्दर डिवीज़न किया और 2 डॉटर सेल बना दिए, और 2 डॉटर सेल बना दिए। तो देखो क्या हो रहा है, ये पेरेंट था, ये जो बनी ये आई है F1 जनरेशन, अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो। फिर F1 जनरेशन के पेरेंट ने ग्रोथ की और ये बनी F2 जनरेशन। देखो क्या हो रहा है, ये तो जस्ट मैं तुम लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये जो हिस्सा है जहाँ सेल साइज में ग्रोथ कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इस फेज को क्या कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं इंटरफेज, इसे ही तो कहते हैं इंटरफेज। चलो इंटरफेज हो गया। फिर जब ये डिवाइड कर रहा है, ये है एम फेज, ये है एम फेज, और फिर 2 एम फेज के बीच का फिर से वही हिस्सा जहां सेल दोबारा ग्रोथ कर रहा है और जेनेटिक मटेरियल डबल कर रहा है, ये है इंटरफेज, ये इंटरफेज, और फिर दोबारा एम फेज। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इंटरफेज क्या है? 2 सिक्वेंशियल एम फेज के बीच का फेज है, बीच का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट मैं क्या कह सकता हूं? इट इज द प्रिपरेटरी फेज, इट इज द प्रिपरेटरी फेज of cell, it is the preparatory phase of cell for division। डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है ना, वो फेज है ये। डिवीजन के लिए जिस जगह प्रिपरेशन होती है, जिस फेज में प्रिपरेशन होती है, वो फेज क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है, वो फेज इंटरफेज कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रीवियसली यानी पहले साइंटिस्ट believe that this interface is a resting phase, रेस्टिंग या नॉन फंक्शनल फेज। ठीक है, बट लेटर it is discovered that the interface is metabolically most active phase। ठीक है, देखो पहले साइंटिस्ट मानते थे कि इंटरफेज किसी काम का नहीं है, सेल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस फेज के दौरान, कुछ नहीं होता, रेस्ट में पड़ा रहता है, नॉन फंक्शनल है, सेल कोई काम नहीं करता इस फेज में। बाद में जब डिस्कवरीज हुई ना, तो पता चला कि ससुरा ई तो सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा फंक्शनल फेज है, मेटाबॉलिकली ई तो मोस्ट एक्टिव फेज है। ससुरा सारा कांड ही इसी फेज में होता है, आगे तो कुछ होता ही नहीं है। आगे क्या होता है? आगे तो बस डिवाइड होना है सेल को। मेजर पोर्शन जो है सेल ग्रोथ करेगा, ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन होगी। ठीक है, समझ रहे हो? जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होगी, डबल होगा डीएनए। क्लियर है ना? तो वो सारा कांड तो ससुरा इसी फेज में होता है ना, इसी फेज में होता है। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है इंटरफेज। क्लियर है? पहले साइंटिस्ट गलत समझते थे कि ये एक रेस्टिंग स्टेज है। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि जो इंटरफेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज है। सेकंड,
इट हैज 3 सब फेजेस, इसके पास 3 सब फेज होते हैं, 3 सब फेजेस में डिवाइड है ये, ठीक है, 3 सब फेजेस में डिवाइड है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो पहला सब फेज, सेकंड सब फेज और थर्ड सब फेज कौन कौन से हैं, देखो पहला सब फेज है G1 फेज, ठीक है, सेकंड है S फेज और थर्ड है G2, ठीक है। अब G1, S और G2 क्या होते हैं? G1 है गैप फर्स्ट फेज, गैप फर्स्ट फेज, ठीक है। S है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, क्लियर है। और ये जो लास्ट G2 है, G2 है गैप सेकंड फेज, गैप सेकंड फेज, ठीक है। तो इंटरफेस डिस्कस करना है तो इन्हें तो डिस्कस करना लाजमी है, इन्हें तो जरूर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सब फेजेस में डिवाइड है, G1, S, G2, क्लियर है ना, समझ गए। तो एक बार ये चीज समझो कि देखो हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की, सेल साइकिल 2 सब फेजेस में डिवाइडेड है या 2 फेजेस में डिवाइड है, एक तो इंटरफेज एक एम फेज, एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज है 2 सिक्वेंशियल एम फेज के बीच में जो हिस्सा होता है, ठीक है, एम फेज इसके बीच का हिस्सा इंटरफेज, क्लियर है। ये प्रिपरेटरी फेज है जहां सेल प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ये एक इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है, नॉन फंक्शनल स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, जबकि बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ये तो मोस्ट एक्टिव फेज है, इससे ज्यादा एक्टिव कोई फेज ही नहीं है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है ये, क्लियर है, समझ गए, जहां सेल सारी प्रिपरेशंस करता है। अब ये सबसे लंबा फेज होता है सेल साइकिल का, और ये कुछ सब फेजेस में भी डिवाइडेड है। टोटल 3 सब फेजेस हैं, गैप फर्स्ट, सिंथेसिस और गैप सेकंड फेज, क्लियर है। ये लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लपेटो, हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, इसी इंटरफेज के ये जो सब फेजेस हम लोगों ने बताए हैं, ये सब फेजेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये सब फेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो G1, S, G2 3 सब फेज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, G1 से, जो पहला सब फेज है उसी से। तो देखो फर्स्ट क्या है, G1 फेज, G1 फेज की फुल फॉर्म क्या है, गैप फर्स्ट फेज, क्लियर है। या तुम लोग कह सकते हो ग्रोथ फर्स्ट फेज, ग्रोथ का फर्स्ट फेज है ये, ठीक है। या फिर तुम लोग कह सकते हो प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेसिस बोल सकते हो, प्री सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस से पहले का फेज है, ठीक है। या फिर तुम लोग बोल सकते हो पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज या पोस्ट एम फेज, ठीक है, क्लियर है। ये है अपना पहला सब फेज, ये है अपना पहला सब फेज, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तुम लोग कह सकते हो कि गैप फर्स्ट फेज है, पहला ग्रोथ फेज है, प्री सिंथेसिस फेज है या पोस्ट माइटोटिक फेज है, प्री सिंथेसिस फेज है या पोस्ट माइटोटिक फेज है, क्लियर है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो G1 फेज is present between M phase and synthesis phase, सिंथेसिस फेज, इसकी पोजीशन बता दी कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। क्या होता है, ये पहला ग्रोथ फेज है, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली,
most of cell organelles duplicates during this phase. इसी फेज में सारी सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो जाती हैं, ठीक है, लगभग सारी, मोस्ट ऑफ सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसी फेज के दौरान डुप्लीकेट हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट कि मैक्सिमम सेल ग्रोथ occurs during this phase। मैक्सिमम सेल ग्रोथ इसी फेज में होती है, ठीक है, इसी फेज में मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज प्रिपरेटरी फेज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन का प्रिपरेशन वाला फेज है ये। यहाँ वो सारी प्रिपरेशन की जाएगी जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट किया जाए, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स and RNAs are synthesized during this phase। इसी फेज के दौरान मोस्ट ऑफ आरएनए है और मोस्ट ऑफ प्रोटीन है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब पहले पॉइंट में, इससे पहले वाले पॉइंट में क्या आंसर है कि ये इसीलिए जरूरी है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन और आरएनए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो सके, जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनाई जा सके, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाई जा सके, इसलिए जरूरी है कि प्रोटीन और आरएनए भी ज्यादा अबेंडेंटली प्रेजेंट हो, ठीक है, समझ गए ना। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट किस वजह से है, G1 इज डिटरमाइनिंग फेज of the cell during cell cycle because in this phase cell decides that will it have to divide or not, ठीक है। ये एक डिटरमाइनिंग फेज है, मोस्ट डेलिकेट फेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यही वो फेज है जिसमें सेल डिसाइड करता है कि इसे डिवाइड करना है या नहीं, अगर डिवाइड करना होगा तो इसी फेज में कंटिन्यू कर लेगा, अगर डिवाइड नहीं करना होगा तो वो G0 क्यूसेंट स्टेज में चला जाएगा, वो हम लोग एक नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है। तो देखो G1 गैप फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट फेज, प्री सिंथेसिस फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या होता है, ये पहला फेज है जो M फेज और सिंथेसिस फेज के बीच में प्रेजेंट है, M फेज यानी माइटोटिक और सिंथेसिस फेज के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। सॉरी। और मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली इसी फेज में डुप्लीकेशन होती है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन इसी फेज के दौरान होती है, ठीक है, समझ रहे हो। सारी सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाएगी इसी फेज के दौरान, लगभग सारी। फिर मैक्सिमम सेल ग्रोथ भी इसी फेज के दौरान होती है, सेल की साइज की या सेल के साइटोप्लाज्म की जो भी ग्रोथ होगी वो मैक्सिमम ग्रोथ इसी फेज के दौरान होती है। क्लियर है, इसी फेज में होती है। नेक्स्ट
ये प्रिपरेटरी फेज है। किस चीज के लिए प्रिपरेशन होती है? यहाँ सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डुप्लीकेशन की प्रिपरेशन होती है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? नेक्स्ट, ये यहाँ जितने भी सेल में प्रोटीन्स और आरएनए हैं वो मोस्ट ऑफ यहाँ सिंथेसाइज किए जाते हैं, ज्यादातर इसी फेज में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। क्यों ज्यादा सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग प्रोटीन और आरएनए को? ताकि जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन में हेल्प मिल सके। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन डीएनए होगा, डीएनए की फॉर्मेशन आरएनए और प्रोटीन की हेल्प से होती है, फॉर्मेशन और अरेंजमेंट डीएनए की, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिटरमाइनिंग फेज है क्योंकि इसी फेज में सेल डिसाइड करता है कि उसे फर्दर डिवाइड करना है या नहीं करना। क्लियर है? समझ गए? तो ये लपेटो एक बार, ये लपेटो, फिर पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी जीवन कंप्लीट नहीं हुआ है, जीवन के कुछ हिस्से बाकी हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये हम लोग नोट डाल के लिखेंगे कि जीवन में जो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं, नोट, ठीक है। क्लियर? ड्यूरिंग दिस फेज, बात आ गई ना, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज the cells that will not divide further, that will not divide further or exit the cell cycle and enters into a resting stage या फिर क्यूसेंट फेज called ज़ीनोट फेज। जिस सेल को फर्दर डिवाइड नहीं करना होता वो डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड नहीं करना होता और सेल साइकिल से निकलता है, क्यूसेंट स्टेज ज़ीनोट फेज में इंटर कर जाता है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? अब देखो यहां कुछ पॉइंट्स आते हैं। सम सेल्स completely lose the capacity to divide further, like नर्व सेल, जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, एंड हार्ट सेल्स। ये सेल्स डिसाइड करते हैं कि इन्हें फर्दर डिवीजन करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली लूज कर देते हैं अपनी कैपेसिटी, कंप्लीटली कैपेसिटी लूज कर देते हैं। किस चीज की? डिवीजन की, ठीक है। जबकि यहाँ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली लूज नहीं करते, ये डिवीजन की कैपेसिटी कंप्लीटली नहीं खोते, रखते हैं, पार्शियली लूज करते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट कैपेसिटी रखते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये बाद में जरूरत पड़ने पे डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो देखो सम सेल्स partially loses the capacity of division and remain in resting phase। रेस्टिंग से ज़्यादा तुम लोग बोल दो ज़ीनोट क्यूसेंट फेज, ज़ीनोट फेज।
but they divides या फिर मैं कहूँ तो enters the cell cycle on requirement, ठीक है, ऑन रिक्वायरमेंट। बट क्या करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते, पार्शियली लूज करते हैं, अपने पास प्रॉपर्टी रिटेन करके रख लेते हैं, हालांकि रहते जी नॉट फेज में ही है, बट जब जरूरत होती है तब वो सेल साइकिल में एंटर करते हैं और फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया था ना नीट में, नीट 2020, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली डायग्राम से था, बट है तो यही पॉइंट, नीट 2020। क्लियर है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो यहां बात पूरी होती है, कंप्लीट होती है किसकी? Z1 फेज की। यहां पॉइंट कंप्लीट हो गया Z1 फेज का। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, जो कि है S फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है, जो कि है S फेज। चलो अब S फेज की बात कर लेते हैं। देखो S फेज में क्या होता है, अब सेकंड पे आ गए, सेकंड है S फेज, इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज, ठीक है, और इसे कहा जाता है, या फिर तुम पोस्ट G1 बोल दो, ठीक है, या फिर पोस्ट प्री Z2 बोल दो, वो तो एक्स्ट्रा नाम है, उनका कोई मतलब नहीं है। इसकी पोजीशन तो हम लोग पॉइंट बना के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो S फेज को डिस्कस करते हैं, कहाँ है इसकी पोजीशन? तो ये है फेज बिटवीन Z1 एंड Z2 फेज, Z1 और Z2 के बीच का फेज है ये, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट यहाँ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल occurs during this phase, ठीक है। क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, सेल ग्रोथ करके आ गया, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी 2C जेनेटिक मटेरियल है, जब ये S फेज से गुजरेगा, जब ये किससे गुजरेगा? S फेज से गुजरेगा और G2 में इंटर करेगा ना, उस वक्त क्या हो जाएगा, इसके जो इस सेल के जो न्यूक्लियस में है जो जेनेटिक मटेरियल है, वो 2C की बजाय वो हो जाएगा 4C, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट डबल होगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चे समझ नहीं पाते। जेनेटिक मटेरियल तो डबल हो रहा है, बट क्या होता है, यहाँ जो क्वांटिटी है ना, उसका डिफरेंस आता है, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं यार, किस चीज़ का डिफरेंस आता है? देखो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल, मैं अपना एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए है, ठीक है। डीएनए की क्वांटिटी
क्वांटिटी क्या होती है, बिकम्स डबल, बिकम्स डबल, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। ठीक है, यानी मेरे अंदर 2 किलो डीएनए है, मैं सेल हूँ, मेरे न्यूक्लियस में 2 किलो डीएनए है, एस फेज से गुजरूंगा तो 4 किलो डीएनए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, ये नॉर्मल सी भाषा में समझा रहा हूँ, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। बट समझने वाली बात है, बट क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर मैं कहूं प्लॉइडी, प्लॉइडी रिमेन्स सेम। डीएनए भले ही डबल हो गया हो, जेनेटिक मटेरियल भले ही डबल हो गया हो, बट क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं होती कभी। अपनी प्लॉइडी यानी ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है एक्चुअल में। ठीक है, और ये एस फेज से गुजरने के बाद न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज है, यानी जीवन में मान लो तुम लोग, और ये है एस फेज, एस फेज के दौरान। ठीक है, क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डबल हो गया, मान लिया डीएनए डबल हो गया, बट प्लॉइडी जो 2n थी ना, वो 2n ही रहती है, प्लॉइडी 4n नहीं हो जाती, क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो जाते। यानी क्रोमोसोम जो थे 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम जो थे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो एस फेज पार करने के बाद भी, वो एस फेज पार करने के बाद भी न्यूक्लियस में 46 ही रहते हैं, 46 ही रहते हैं। यानी 2n था मैटर तो 2n ही रहेगा। ये है बिफोर एस फेज और ये है एस फेज के दौरान। ठीक है, एस फेज, एस फेज। तो क्रोमोसोम के नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो डीएनए की जो क्वांटिटी डबल हुई है वो गई कहां, साइटोप्लाज्म में आ गई ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, वो है यही न्यूक्लियस के अंदर। किस तरह से है वो देखो, किस तरह से है। पहले क्या था, ठीक है, बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज क्या था, ये क्रोमोसोम थे यार, ये क्रोमोसोम थे, ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 46 क्रोमोसोम थे। यानी क्रोमोसोम का नंबर यानी प्लॉइडी 2n थी। ठीक है, और एस फेज के दौरान क्या हुआ, इन एस फेज, एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में ये क्रोमोसोम के नंबर तो 46 ही रहे, बट चेंज क्या आ गया, चेंज आ गया क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में। कैसा चेंज आया कि एक और कॉपी बन गई, सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। पहले जहां क्रोमेटिड एक ही थी, अब यहां क्रोमेटिड डबल हो गई, बट क्रोमोसोम तो 46 ही रहे ना, क्रोमोसोम तो 46 ही रहे, प्लॉइडी तो 2n ही रही। ठीक है, प्लॉइडी तो 2n ही रही ना, यहां एक क्रोमेटिड थी। ठीक है, एक क्रोमेटिड थी, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी, यहां जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ गई। तो क्रोमेटिड के नंबर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, क्रोमेटिड के नंबर जस्ट डबल हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पूछे, क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हुए हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये तुम लोग ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए, क्लियर है। ये है मैटर एस फेज का, ये है मैटर एस फेज का। जल्दी लपेटो इसे, फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया, हो गया क्या, चलो अब लास्ट फेज डिस्कस करते हैं। लास्ट फेज क्या है, गैप सेकंड फेज।
ठीक है। क्वेश्चन पूछता है पूछने वाला एस फेज से, यहां क्वेश्चन सबसे ज्यादा एस फेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई सी साल की नीट के एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, एस फेज से क्वेश्चन आया ही होगा, अगर सेल बायोलॉजी से आया है तो। क्लियर है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग होने की, क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? चलो अब लास्ट थर्ड सब फेज जो कि है G2 फेज है। G2 फेज इसे कहा जाता है गैप सेकंड फेज, गैप सेकंड फेज बोल दो, या फिर तुम लोग बोल दो ग्रोथ सेकंड फेज, ग्रोथ सेकंड फेज। क्लियर है? या फिर तुम लोग बोल दो पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज, या फिर तुम लोग बोल दो प्री माइटोटिक फेज। ये सारे इसके नाम, ठीक है। क्लियर है? चलो ये कैसा फेज है? ये फाइनल प्रिपरेटरी फेज है, फाइनल प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन। इसके बाद प्रिपरेशन नहीं होगी, इसके बाद तो खचाखच सेल डिवाइड ही होगा सीधा, ठीक है। फाइनल प्रिपरेटरी फेज है। इस फेज में क्या होता है? मेनली ड्यूरिंग दिस फेज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, मैंने कहा था ना मोस्ट ऑफ प्रोटीन और डीएनए, ट्यूबुलिन वहां सिंथेसाइज नहीं हुआ था गैप फर्स्ट में, गैप सेकंड में होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर synthesized which are further utilized for microtubular assembly which in turn used for formation of spindle fibers, which in turn used for formation of spindle fiber। ये इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो क्या होता है, इस फेज में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, वही प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूलर असेंबली के लिए यूज किया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन क्या काम आती है? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो आगे यूज होगी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए, सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है, जहां कार्योकाइनेसिस होगी वहां स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए ये यूज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए होते हैं किससे? प्रोटीन से। क्लियर है? समझ गए? तो स्पिंडल फाइबर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग कार्योकाइनेसिस, ड्यूरिंग कार्योकाइनेसिस। क्लियर है? समझ गए? चलो तो ये है गैप सेकंड फेज। जल्दी से लपेटो, जल्दी हो गया। चलो तो यहाँ गैप सेकंड फेज कंप्लीट होता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, हम लोगों ने इंटरफेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे एम फेज के बारे में। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।